हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। मैं पीएम सर बायो वाला आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए यूनिट के साथ, एक नए अध्याय के साथ। वो है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। तो नाम ही से जैसा कि आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि जंतु जगत के बारे में पढ़ना है, मतलब कि जंतुओं के एक संसार के बारे में पढ़ना है। आप सभी जहां कहीं भी रहते हैं तो वहां आप देखे होइएगा कि बहुत सारे जंतु आपको पाए जाएंगे। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिसको आप जानते भी होइएगा, कुछ ऐसे भी जीव जंतु जिसको आप नहीं जानते होइएगा। तो जितने सारे जीव जंतु को आप देख रहे हैं, उन जीव जंतुओं के कौन से वर्ग है, इनका काम क्या है, इनके अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है, ये किस प्रकार से भोजन का अवशोषण करते हैं, किस प्रकार से इसको हम ये बाहर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक एक चीज को हम क्या करेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जीव जंतुओं के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो दैनिक जो जीवन है, उनके जो अन्य शारीरिक गतिविधियां है, इसके बारे में जहां पढ़ते हैं उसको कह देते हैं हम टेक्सोनॉमी। तो मतलब जहां कहीं टेक्सोनॉमी की बातें आएगी तो उस टेक्सोनॉमी में आपको समझना है, जंतु वर्गीय की बातें आएगी तो उसमें समझना है कि हमें क्या है, जंतुओं के हम क्या करेंगे, उसके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक उसके ऑर्डर के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के यूनिट को। पार्ट 1 यूनिट जो है जंतु जगत का चालू करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है वर्ग की, टेक्सोनॉमी। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्सोनॉमी दो वर्ड के मिलने से बना है, एक टेक्सो, दूसरा नोमी। तो टेक्सो जो है ये ग्रीक वर्ड टैक्सिस से निकला हुआ है। ये ग्रीक वर्ड किससे? ये ग्रीक वर्ड टैक्सिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। और दूसरा आप जानते हैं नोमस। ग्रीक में जो नोमी जो है, नोमी का जो सिंगलर जब होगा वो क्या हो जाएगा, नोमस हो जाएगा। तो ग्रीक वर्ड नोमस हो जाएगा। नोमस मतलब क्या होता है, ला, मतलब नियम। तो कोई पूछता है वर्गीकी क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, तो आप बताइएगा कि यह क्या है, विज्ञान की, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि जीवधारियों की पहचान तथा उसके वर्गीकरण से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये भाई सांप है तो सांप है तो किस वर्ग में रखेंगे, ये बिच्छी है तो बिच्छी को किस वर्ग में रखेंगे, इन सबके सबकी पहचान कि सांप है तो सांप, बिच्छी है तो बिच्छी, और किस वर्ग में होगा, इनका काम क्या है, एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक नियम से, एक क्रमबद्ध रूप में इसको अरेंज करके जब रख देंगे, इसी को कहते हैं क्या, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में आपको ये बता दिया गया कि क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या करते हैं हम, जीवधारियों की पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप जानते होइएगा सबसे कोई छोटी जीव चीज होती है तो क्या, स्पेसीज। स्पेसीज के बाद आप देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर आता है आपका, जीनस, जीनस ऑफ फैमिली, फैमिली का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ क्लास, क्लास ऑफ फाइलम, फाइलम का किंगडम। ये सभी के सभी देख रहे हैं कि सबसे पहला कहीं से शुरुआत होता है तो कहाँ से शुरू होता है, स्पेसीज से। उसके बाद से कहा आता है जीनस, तब से फैमिली, तब ऑर्डर, तब क्लास, तब फाइलम, तब किंगडम। मतलब सभी क्या है, एक सिस्टम से अरेंज है। इन सारे जीवों के जो सिस्टम के बारे में जिसके अंदर अध्ययन करेंगे वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, टेक्सोनॉमी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम लोग को पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले बता दे कि बाइनोमियल थ्योरम को कैर्लोस लिनियर साहब ने दिया था। इनका जन्म जो है 23 मई को हुआ था, ठीक है, और मृत्यु 10 जनवरी को हो गया था। तो 23 मई 1707 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 10 जनवरी 1778 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आप जानते हैं कि क्या पेड़ पौधों के बारे में बताया करते थे, इसलिए क्या थे, इनको बोटनिस्ट कहा जाएगा। क्या ये पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, ये वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स जो जंतु वर्ग है, जंतु वर्ग को 2 पार्ट्स में डिवाइड उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जो जंतुओं के स्पेसिफिक कैरेक्टर को बताती है। तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, एक सिस्टेमा नेचर को भी लिखा था। जो किसने लिखा था सिस्टेमा नेचर को, लिनियर साहब ने सिस्टेमा नेचर नामक एक बुक को लिखा था जिसमें उन्होंने सारे अपने एक्सपेरिमेंट को उसके अंदर इंक्लूड किया था। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले स्पेसीज रखते हैं जीनस को, और जीनस के बाद किसको रखते हैं, फैमिली को, फैमिली के बाद किसको रखते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है किंगडम। तो कैसे याद करेंगे कि सारे गए फ्रांस, इसको याद करना है तो सारे गए फ्रांस,
क्या याद रखिएगा, सारे गए फ्रांस और कहे पढ़ाई करेंगे, और कहे कि पढ़ाई करेंगे, और कहे क्या कि पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सारे कहने का मतलब पहला अक्षर ए से आया तो सबसे पहले क्या स्पेसिस, उसका क्या जीनस, उसके बाद क्या है उसका क्या फैमिली आएगा। तो पहले स्पेसिस आया, तब जी से जीनस, तब फैमिली आया, फैमिली के बाद और से क्या है ऑर्डर, तो आप क्या बोलिएगा ऑर्डर। उसके बाद आप देख रहे कहे मतलब सी आया, तो सी से क्या हुआ क्लास, और क्लास का क्या पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई जो है ये फाइलम, किंगडम को ही क्या कहते हैं हम फाइलम कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है फाइलम। ठीक है, पढ़ाई करेंगे, फाइलम किंगडम को नहीं कहते बल्कि ये फाइलम क्या हो गया डिवीजन, डिवीजन को क्या कहते हैं हम फाइलम कहते हैं। मतलब कि क्लास के बाद कौन आएगा आपका फाइलम आएगा, और सबसे ऊपर में जो पोर्शन होता है क्या होता है आपका किंगडम होता है, मतलब के से किंगडम। सारे गए फ्रांस और कहे पढ़ाई करेंगे, एस से क्या होगा स्पेसिस, जी से क्या होगा जीनस, एफ से क्या होगा फैमिली, और से क्या होगा ऑर्डर, ऑर्डर से सी के बाद आपका सी के बाद क्या हो जाएगा सी से क्लास, अब पी से क्या हो जाएगा फाइलम या डिवीजन, और के से क्या हो जाएगा आपका के से हो जाएगा क्या किंगडम। तो इस फॉर्म में आप याद कर सकते हैं एक जनरल टर्म में। तो कह रहा है कि ये क्या है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया, इसलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहता है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी का आधुनिक वर्गीकरण का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम जो होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लिनियस। कि कैरोलस जो लिनियस था साहब थे, वही लिनियस ने क्या किया था कि बाइनोमियल थ्योरम को उन्होंने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीव के जो नाम को हम देखते हैं उनका जो साइंटिफिक नेम होता है तो दो वर्ड के मिलने से बना होता है। वो पहला जो वर्ड होता है उस वर्ड को कहते हैं जीनस, वंश कहते हैं। दूसरा जो होता है क्या उसका स्पेसीज। तो सबसे पहले आता है क्या जीनस, उसके बाद क्या आता है स्पेसीज। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है पैंथेरा टाइग्रिस, दो वर्ड के मिलने से बना है। तो दो वर्ड के पहला जो वर्ड क्या है पैंथेरा, ये क्या हो गया जीनस हो गया, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या स्पेसीज। तो पहला जो वर्ड लिखा जाता है पहला वर्ड जो होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, उसके बाद के वर्ड को हम क्या करते हैं स्मॉल में लिखते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसको जो सर्च शोध करता है, जो इसको खोजता है, उसके नाम को अंत में हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, छोटे से अक्षर में उसको क्या इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आगे हम बताएंगे कि मैग्नीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसको लिनियस साहब ने खोजा था, इसलिए इसके साइंटिफिक नेम की जब चर्चाएं होती है तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन की चर्चा की जाए। लिन मतलब कि लिनियस ने इसको खोजा था। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आपको अभी बता दिया गया टेक्सोनॉमी के बारे में, अब हमें पढ़ना है द्विनाम पत्ती के बारे में। तभी आपको बताया गया कि द्विनाम पत्ती जो होता है वो द्विनाम पत्ती के अनुसार से प्रत्येक द्विधारी का वैज्ञानिक नाम कितने वर्ड से मिलकर बना होता है, दो शब्दों के मिलकर बना होता है। जिसमें प्रथम शब्द अभी बताया गया क्या होता है जीनस, प्रथम शब्द क्या होता है वंश जीनस, और द्वितीय जो शब्द होता है उसको कहते हैं स्पेसीज जाति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने कि पैंथेरा टाइग्रिस, कि पैंथेरा टाइग्रिस जो था ये किसका साइंटिफिक नेम था, ये पैंथेरा टाइग्रिस जो है आपका टाइगर का साइंटिफिक नेम था। तो पहला जो अक्षर दिखाई पड़ा ये पैंथेरा, ये क्या हो गया जीनस हो गया, और दूसरा जो टाइग्रिस था ये क्या हो गया आपका स्पेसीज को इंडिकेट किया। तो यही बताया गया कि किसी भी जीवधारी का जो नाम होता है, वैज्ञानिक जो नाम होता है, दो शब्द के मिलने से बना होता है। एक सबसे पहला क्या होता है जीनस मतलब वंश, और दूसरा शब्द होता है क्या स्पेसीज मतलब जाति, मतलब कौन वंश का हुआ कौन था जाति भाई दूगो चीज पूछा जाला नो, तो केहू के यही से जानकारी हो जाला। चलिए देखिए वंश का नाम पहले क्या कहता है लिखा जाता है, जैसे कि आप वंश जीनस का नाम क्या लिखा पहले लिखा गया पैंथेरा, तो इसमें क्या क्या वंश का नाम पहले लिखा जाता है। बाद में क्या कहता है कि बाद में जाति का नाम, जैसे कि यहाँ जाति क्या है टाइगर का जाति है, टाइगर जाति इसलिए टाइग्रिस। अंत में क्या किया जाता है कि जो खोज करता है, जो उसको पहली बार बताया है, उसके नाम को संक्षिप्त में लिखा जाता है। जैसे कि मानते हैं कि आपके पास मैंगो है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है क्या मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसको सबसे पहले लिनियस साहब ने खोजा था, इसलिए अंत में क्या करते हैं कि उनके नाम के रेस्पेक्ट शॉर्ट फॉर्म में ले जाते हैं।
तो मैग्नीफेरा क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका जीनस। इंडिका क्या हो गया, इंडिका आपका हो गया स्पेसीज। और लिनियस क्या होगा, खोजकर्ता का नाम होगा। लिन क्या होगा, खोजकर्ता का नाम होगा। तो बात समझ गए कि जब भी द्विनाम पत्ती होती है उसमें दो शब्दों का के मिलने से बना होता है। प्रथम शब्द जीनस, दूसरा शब्द का स्पेसीज, और अंत में क्या किसका नाम होता है, खोजकर्ता का नाम होता है। चलिए आगे कहता है कि द्विनाम पत्ती को सबसे पहले किसने खोजा था। अभी आपने आपको बताया कैरोलस लिनियस साहब ने इसको खोजा था कि जो द्विनाम पत्ती था उस द्विनाम पत्ती को कैरोलस लिनियस ने क्या क्या प्रतिपादित किया था। अब वर्ग की बातें जब आती है तो वर्ग में यह जीवधारियों के समूह का स्तर होता है। जब भी टैक्सोन की जब चर्चाएं करेंगे कि किस वर्ग का आदमी है भाई, मिडिल वर्ग का है कि फॉरवर्ड है कि आपका बैकवर्ड है, नहीं कहता है कि भाई गरीब तबका का आदमी है कि मिडिल वर्ग का है। तो उस वर्ग की जब बातें की जाती है सामूहिक स्तर पे क्या करते हैं, जीवधारियों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कहते हैं कि भाई स्तनधारी कौन है, कितने कितने के पास वृष्ठ है, सरीसृप कितना क्या करता है, भूमि के ऊपर रेंग कर चलता है, सरीसृप जाती है। क्या करते हैं, इस सब के आधार पर क्या करते हैं कि जीवधारियों के समूह को हम अलग अलग फर्म में बांटते हैं। किसी भी चीज की जब पहचान की जाती है तो आपको बता दें कि सबसे पहले कहीं आप जाते हैं तो पूछता है कि तार का नाम है, नाम तो आप बता देते हैं, फिर पूछता है कि पूरा नाम बताइए। पूरा नाम मतलब जाति पता करना चाहता है। तो जब भी वर्गीकरण की सबसे छोटी जब इकाई होती है तो क्या होती है, जाति होती है। उस व्यक्ति ये कौन सी जाति का है, इसकी ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो जाति क्या है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इस उपलब्धि के कारण क्या हुआ कि लिनियस को क्या कहा गया, आधुनिक वर्गी का पिता कहा गया। तो याद कीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि आधुनिक जो वर्गीकी होता है, बताइए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन होंगे, आधुनिक वर्गीकी का जनक कौन है। तो इसको आप बताइएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। लिनियस को ही क्या कहते हैं, आधुनिक वर्गीकी का जनक कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे जैसे कि आपको दिखाया गया है बाइनोमियल थ्योरम में कि अभी आपको हमने बताया कि बाइनोमियल थ्योरम दो साइंटिफिक वर्ड के मिलने से बना होता है। एक सबसे पहला जीनस, दूसरा स्पेसीज। अब उसी के बारे में आपको बताया मैंने कि कैसे क्रमबद्ध रूप से जीवों के वंश को, जाति को, उसके फैमिली को, ऑर्डर को, फाइलम को, किंगडम को अरेंज करके रखा जाता है, ये आपको बताया। तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले कोई इसकी जीव का निर्माण होता है तो क्या है, उसकी कौन सी स्पेसीज है, तब उसके अंदर कौन सा जीन है, उसका फैमिली क्या है, तब उसका ऑर्डर क्या है, तब उसको किस क्लास का आदमी है, और कहाँ कहाँ इसका डिपार्टमेंट में मौजूद, फाइलम क्या है और कितना है, किंगडम। तो जब जीनस की बातें की जाएगी तो जीनस जैसे होमो सेपियंस इसका एग्जांपल हो जाएगा। स्पेसीज की जब बातें की जाएगी तो होमो सेपियंस। जब होमो सेपियंस के जब जीनस की बातें की जाएगी, भाई होमो सेपियंस जो स्पेसीज हमने लिया, मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो पूछा जाए इसका जीनस क्या आ गया, तो पहला वर्ड क्या है, जीनस होता है, तो होमो का जीनस हो गया। इसकी फैमिली पूछा किस फैमिली का है, तो होमिनिड्स फैमिली का आता है। इसका कौन सा ऑर्डर है भाई, तो इसकी ऑर्डर की बात की जाएगी होमो सेपियंस, तो प्राइमेट्स ऑर्डर हो जाता है। उसका कोई पूछता है कि होमो सेपियंस का मानव का कौन सा क्लास होता है, तो ये भाई कैसा होता है, मैमलियन होता है, मतलब मैमल होता है। इसका फाइलम क्या होता है, तो ये भाई कोडेट्स फाइलम का ये होता है। अब किंगडम पूछा जाए किस किंगडम में ये आता है, तो होमो सेपियन जो है एनिमल किंगडम के अंदर आता है। यही बातें बताई गई है। पहला लाइन कहता है कि इट इज द मेथड ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज एज ए नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। अभी आपको बताया कि दो वर्ड के मिलने से बना होता है किसी भी स्पीशीज का नेम। तो इसमें बताया गया सबसे पहले कि फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड ऑफ जीनस एंड सेकंड नेम इज स्पीशीज नेम। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक नेम। फर्स्ट नेम आपको बताया गया जीनस, सेकंड क्या बताया, स्पीशीज। अब अंतिम लाइन क्या कहता है कि स्मॉल नेम इज रिटन बाय द कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम रिटन बाय स्मॉल लेटर। कह रहा है कि जो पहला जो जीनस होता है उस जीनस का पहला जो यहाँ देख रहे हैं कि जो लेटर क्या है आपका कैपिटल लेटर्स है, और बाद का जो लेटर क्या हो जाता है उस सबके सबको क्या करते हैं स्मॉल लेटर में इंडिकेट करते हैं। बाद पहला लेटर कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल लेटर हो जाता है। ठीक है, तो यही बात बताया, कह रहा है कि बोथ नेम शुड बी अंडरलाइन और शुड बी रिटन इन इटालिक। अब दोनों नेम को जब लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं, इसको क्या हम अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं, या उसको हम इटैलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कि इटैलिक फॉर्म मतलब कि कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब बातें कुछ आपको याद करनी पड़ती है कि कुछ ऐसे जो जीव हैं जिनके बायोलॉजिकल नेम आपको जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स को यदि आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका जो डी फार्म के एंट्रेंस जो एग्जाम है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, आप आसानी से उसको बना जाइएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मैन की बातें आती है तो मैन का बायोलॉजिकल जो नेम क्या होता है, अभी आपको बताया होमोसेपियंस, जैसे कि हम लोग का इसका जो जीनस क्या होता है होमो होता है, फैमिली क्या होमनिडिया होता है, अदर प्राइमाटा होता है, और क्लास क्या होता है मैमेलिया होता है। इसके डिवीजन की जब बात करेंगे तो मैन का कोडाटा फाइलम में आता है। अब हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी देखते हैं इसका बायोलॉजिकल नेम की जब चर्चाएं होंगी एक किस में आएगा भाई, ये जो है आपका मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का पला का जीनस हो गया, और फैमिली का ई लगा लीजिए तो मुसिडिया। ऑर्डर डिप्टेरा होता है हाउस फ्लाई का, किस क्लास में आता है तो इंसेक्टा क्लास में आता है, और इसका फाइलम क्या होता है आर्थ्रोपोडा होता है। मैंगो की जब बातें की जाती है तो मैंगो में आपको हम बता दें कि मैंगो में जो होता है मैंगो का आपका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है मैग्नीफेरा इंडिका होता है, जिसमें मैग्नीफेरा क्या है उसका जीनस है। उसके बाद बताया गया फैमिली क्या एनाकेडेसिया मैंगो के फैमिली होती है। उसके बाद जब उसके अडर की चर्चाएं करेंगे तो उसके अडर में क्या होता है एस्पेंडेल्स क्या होता है कि मैंगो का अडर होता है। क्लास कौन सा होता है डाइकोटाइलेडोनी, ठीक क्या है ये उसका क्लास होता है मैंगो का। और फाइलम और डिवीजन की जब चर्चाएं करेंगे तो फाइलम और डिवीजन क्या हो जाता है मैंगो का कि ये एंजियोस्पर्मी इसका फाइलम हो जाता है। अब व्हीट की बात आती है, जो गेहूं आप देखते हैं तो गेहूं का बोटनिकल नेम क्या होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है गेहूं का बोटनिकल नेम हो जाता है, मतलब बायोलॉजिकल नेम हो जाता है। इसमें जो ट्रिटिकम जो दिखाई पड़ा है ये क्या है आपका ये जीनस है, ठीक है। और ये किस फैमिली में आता है, ये पोएसी फैमिली में गेहूं आता है, याद कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा गेहूं किस फैमिली में आता है पोएसी फैमिली में आता है। इसका ऑर्डर क्या होता है तो पोएल्स, इसका पोएल्स ऑर्डर है, और इसका क्लास क्या होता है मोनोकोटाइलेडोनिया क्लास है, और किस फाइलम में आता है एंजियोस्पर्मी फाइलम में आता है। लेकिन आपको सिर्फ याद यही रखना है बायोलॉजिकल जो नेम है, इस बायोलॉजिकल नेम को ही आपको सिर्फ याद रखना है कि ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है तो होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है मैग्नीफेरा इंडिका, और व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। यदि आपको याद करना है तो उसके फैमिली को भी याद कर सकते हैं, यदि आप फैमिली याद कर लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इन दो चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट भी या मान कर क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं, ये तो मेजर है, इसको तो याद करना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। आपको जनरल टर्म में हम बता दें कि जिनके अंदर हड्डी होती है, ठीक है, जैसे कि मोटा मोटा जैसे कि आप खाते हैं, जैसे हम लोग के अंदर भी हड्डी होती है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें हड्डियां नहीं होती है। तो जिसके अंदर हड्डी होती है उसको क्या वर्टिब्रेट हम मान सकते हैं, जनरल नॉलेज बता रहे हैं, रियल बताएंगे। और जिनके अंदर हड्डी नहीं होती इनवर्टिब्रेट मान सकते हैं, ठीक है। रीढ़ की जब भी हड्डी की बात की जाती है तो रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है, ये नहीं कि कोई हड्डी, रीढ़ की हड्डी की बात की जाती है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वर्टिब्रेट, जिसके अंदर नहीं पाई इनवर्टिब्रेट। जैसे कि आप देखते हैं कोई मैमल्स देखते हैं तो मैमल्स यूजुअली देखते हैं कि उसके पास बाल होता है, उसके पास फियर होता है, ठीक है। देयर यंग वन अपने ही जैसे का संतान उत्पन्न करने की क्षमताएं होती है, उनके पास रीढ़ की क्या होती है, यहाँ जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। बर्ड्स के पास देखते हैं कि जब बर्ड्स क्या होता है कि आप जब वर्टिब्रेट को बांटिएगा तो दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक वार्म ब्लडेड मतलब जिनके खून क्या हो गर्म रहते हैं, और दूसरा कोल्ड ब्लडेड, ब्लड क्या हो ठंडे रहते हैं। जैसे ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल की जब चर्चाएं की जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपका फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन जो है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये आपके एनिमल्स है। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल की जब चर्चा आएगी उसके अंदर क्या होता है आपके बर्ड्स आएंगे और मैमल्स आएंगे, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। अब देखिए इनवर्टिब्रेट की जब चर्चाएं की जाएंगी तो इनके पास बैकबोन नहीं होता है, वो बैकबोन ये क्या होता है इनके पास नहीं होता है, जबकि वर्टिब्रेट के पास क्या होता है एक बैकबोन इसके पास होता है। इनवर्टिब्रेट के पास क्या नहीं होता है बैकबोन नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है तो इसके एग्जाम्पल को सिर्फ याद रखना है, क्या इंसेक्टा, आर्चेनिड्स, मोलस्क, एनालिड्स एंड क्रस्टेशियन,
एचाइनोडर्म्स, ये सब के सब क्या है, ये आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। सबके एग्जाम्पल को भी दिखा जाएगा कि ये क्या है, ये सारे के सारे इंसेक्टा के अंदर आते हैं। ये आपको दिखा जाएगा बिच्छू और जो स्पाइडर है, ये सब के सब क्या एराचिनिड्स के अंदर आते हैं। मोलस्क के अंदर घोंघा होगा सब आते हैं, ये सब चीज जानते हैं। गोजर हो गया, ठीक है, वर्म हो गया जिसको क्या सेंटिपीड कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये सबके सब क्या एनालिट्स के अंदर आते हैं। ये जो देखते हैं लोबस्टर जो दिखाई पड़ रहा है आपको, क्रेब्स दिखाई पड़ रहा है, ये सबके सब किसके अंदर आए हैं, क्रस्टेशियन के अंदर आते हैं। इचाइनोडर्माटा के अंदर कौन कौन सा आता है भाई, तो आपका स्टार फिश हो गया, सी ककम्बर हो गया, ये सबके सब क्या है इचाइनोडर्माटा के अंदर आते हैं। ये सारे डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए वर्टिब्रेट, तो 3 को क्या करेगा वर्टिब्रेट दे देगा, ये भाई मैमल्स, बर्ड्स, फिश, आइए कोई इंसेक्ट दे देगा। तो आप जानते हैं इंसेक्ट क्या है, आपका इनवर्टिब्रेट है, तो इंसेक्ट का सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, उसी को पढ़ना है, अकशेरुकी या नन का डाटा। इनवर्टिब्रेट या नन का डाटा, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उसी को हम नन को डाटा भी कहते हैं। मतलब कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ये जब इन जंतुओं की जब चर्चाएं की जाती है तो इस पृथ्वी के ऊपर देखा जाए अकशेरुकी जो जंतु होते हैं, अकशेरुकी जंतु लगभग 95% होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, मतलब कि ये जो रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी इसके अंदर नहीं पाई जाती। जैसे कि आपको दिखाया गया, ये क्या है, यही क्या है, हम लोग के जैसे ये जो बैक बोन दिखाई पड़ा है, यहाँ से जो हड्डी स्टार्ट हो रही है उसी को दिखाया गया, यही क्या है, यही इसका क्या नोटोकॉर्ड है। तो ये क्या होता है कि आपके इनवर्टिब्रेट के अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि ये वर्टिब्रेट के अंदर पाया जाएगा, लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो यही बताया कि अकशेरुकी क्या होता है, अकशेरुकी जंतु का 95% क्या होते हैं, अकशेरुकी जंतु है। कुल जंतु जाति का 95% अकशेरुकी जंतु होते हैं। बात ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कहता है कि अकशेरुकियों में पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, मतलब इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है, नोटोकॉर्ड इसके अंदर नहीं पाया जाता। किसके अंदर, इनवर्टिब्रेट के अंदर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बातें आती है क्या आपका, अब बातें आपकी आती है संघ प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ आप सभी जानते हुएगा कि प्रोटोजोआ जो आप देखते हैं जल के अंदर जो रहता है, जैसे कि आप पैरामीशियम को देखे हुएगा, जो सिलिया को देखे हुएगा, ठीक है, उसके साथ आपका स्टेनोफोरा को देखे हुएगा। इन सारी चीज़ें क्या होती है कि आपका प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, तो ये आपको काफ़ी छोटे दिखाई पड़ेंगे। इनकी आकार कैसी होंगी, काफ़ी छोटे छोटे होंगे, सूक्ष्मदर्शी होंगे, मतलब कि आसानी से नहीं देखे जाएंगे, बड़ी गौर से उसको देखना पड़ेगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। आकृति कैसी होगी, कोष्ठीधारीय होगी, मतलब इसके आकार कैसे होंगे, कोशिकाओं के समान होंगे। ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये आपके जलीय, स्थलीय तथा स्वतंत्र का किसी दूसरे जीव के शरीर पर भी होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि मनुष्य के लिए घातक भी हैं, उसके शरीर के अंदर मनुष्य या जंतु के अंदर क्या करते हैं कि रोग को भी उत्पन्न करते हैं। बातें समझ गए। तो प्रोटोजोआ के अंदर हमें क्या करना है कि प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी, विभिन्न आकृति, कोशिकीय जीवधारी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जलीय, स्वच्छ जलीय या समुद्री जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र एवं स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। अकेले भी रह सकते हैं या किसी दूसरे जीव के बॉडी के ऊपर रह भी सकते हैं। ये जो परजीवी के रूप में मनुष्य के ऊपर कार्य करते हैं, एक को फायदा एक को घाटा होगा, परजीवी हो गया। ये मनुष्य और जंतु के अंदर क्या करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। कौन, आपका प्रोटोजोआ। जैसे आपको एग्जांपल दिखाइए, क्या पैरामीशियम है, ये क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है किसी जंतु के अंदर। ये आपको स्टेनोफोरा, ये भी रोग उत्पन्न करता है। ये आपका अमीबा के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ये भी क्या करता है, आपके मनुष्य या जंतुओं के अंदर रोग को ये उत्पन्न करता है। ये काफी सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, माइक्रोस्कोप देखने के बाद दिखाई पड़ेगा। जल के अंदर पाया जाएगा, थल पर भी होगा, अकेला स्वतंत्र जीवी भी रहेगा और परजीवी भी होगा। आगे कहता है कि प्राणी सम सदस्यों में पाचन खाद्य धानिया में होता है। कह रहा है कि प्राणी सम जो होते हैं, मतलब जैसे कि आपके अमीबा जो दिखाई पड़ा, जैसे क्या होते हैं, प्राणी सम सदस्य होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, पाचन खाद्य धानिया फूड वैक्यूल्स में होता है, माने पाचन जो होता है खाद्य धान्यों में होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। जैसे इनमें क्या होते हैं कि इनमें गमन होते हुए क्या उत्पाद होते हैं, कशाव और पक्षपात आदि होते हैं। जैसे कि आप देखिए
कि आपके पास ये अमीबा है, ठीक है भाई, ये आपके पास अमीबा है। अमीबा के पास वाले जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ा है, इस पोर्शन कहते हैं क्या है, इस पोर्शन कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसके बाद जैसे मानते हैं कि यहाँ भोजन है, इस भोजन को खाना है, ये जैसे अमीबा जाएगा, अमीबा जाकर क्या करेगा, अपने इस पोर्शन को बड़ा करेगा, ठीक है, फिर इस पोर्शन को बड़ा करेगा। ऐसे ही करते करते एक समय आएगा कि इसको इतना बड़ा कर देगा, बड़ा करके इसको अपने अंदर गिरफ्त ले लेता है और इसको यहाँ से इसको ट्रांसप्लांट करते करते जहाँ फूड वैक्यूल्स उसके बॉडी के अंदर होगा, उस फूड वैक्यूल्स के पास ले जाएगा। और जैसे फूड वैक्यूल्स के अंदर भोजन चला जाएगा तो भोजन क्या होगा, वहाँ से पचने लगेगा, उसके अंदर एंजाइम का स्राव करने लगेगा अमीबा, और एंजाइम से क्या होगा कि वो भोजन क्या होंगे, डाइजेस्ट होने लगेंगे। तो याद हमेशा यही रखना है कि अमीबा के अंदर जो भोज्य पदार्थ को अमीबा जो ग्रहण करता है, किसके माध्यम से करता है, तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से करता है, उत्पाद के माध्यम से करता है, उसी का नाम कहते हैं कसाव। सिलिया के माध्यम से भी कर सकता है, फ्लैजिला के माध्यम से भी कर सकता है। तो याद हमेशा रहेगा कि इनमें जंतु हेतु अंग जैसे उत्पाद, कसाव या पक्षमाभ आदि होते हैं, ठीक है। हमेशा दो बातें आपको बताया गया कि प्राणी सम में भोजन कहाँ पचता है भाई, तो आपके खाद्य धानी में पचता है। जैसे कि आपके किससे भोजन को पकड़ते हैं, तो उत्पाद के माध्यम से भोजन को पकड़ते हैं। कहता है कि गैसों का आदान प्रदान प्रत्येक जीवधारी की समान शरीर के सतह के द्वारा होती है। जैसे कि अमीबा है, इस अमीबा के जो गैस का जो एक्सचेंज होगा उसके बॉडी के शरीर के ऊपर से ही होगा, उसके बॉडी के पार्ट से ही होगा। तो गैस का आदान प्रदान क्या होगा कि प्रत्येक जीवधारी की सामान्य शरीर के सतह के द्वारा होगा, ठीक है। अब बातें आती है कि उत्सर्जन क्या होगा, तो उत्सर्जन समान शरीर की सतह से होगा। जैसे कि मानते हैं कि यहाँ फूड वैक्यूल्स था, तो फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड डाइजेस्ट तो हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो जब भी इसको बाहर करना होगा तो फिर क्या करेगा कि ये अमीबा अपने शेप को स्पंदन लेगा और लेकर जैसे यहाँ से फूड को क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर कर देगा। जैसे बाहर कर देगा तो क्या शरीर की समान सतह से हो रहा है जी। अब बातें आती है कि भाई इसके अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो जितने सारे आपके पास ये सारे चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं, जो अमीबा में आपको दिखाई पड़ा, तो जितने सारे आपके अमीबा दिखाई पड़ा, संघ प्रोटोजोआ फैमिली के जितने सारे जो ग्रुप होते हैं, उन सारे के अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन में द्विविभाजन अमीबा होगा, अमीबा के अंदर का जनन जो होगा द्विविभाजन द्वारा होगा। आपका बहुविभाजन भी होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर। मुकुलन जो है आपका हाइड्रा के अंदर होगा, मुकुलन जो है किसके अंदर होगा, हाइड्रा, और ईस्ट के अंदर क्या होता है, मुकुलन होता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन के द्वारा क्या होता है कि जीवों के अंदर वृद्धि होती है, उनके अंदर जनन की प्रक्रियाएं होती है। अगला लाइन कहता है कि लैंगिक जनन क्या करता है कि युग्मक संलयन या समयुग्मन के द्वारा होता है। कि मतलब कि जब भी मानते हैं कि दो जीव यहाँ मिले, मानते एक जीव ये है, एक जीव यहाँ मिला, ये अपने कैरेक्टर को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये अपने कैरेक्टर को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों के कैरेक्टर यहाँ मिल गए, दोनों के कैरेक्टर इस बिंदु पर मिले हैं। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्या, कंजुगेशन। इसको कहते हैं हम क्या, कंजुगेशन कहते हैं, क्योंकि कंजुगेशन का मतलब ही होता है कि दोनों के आप एक दूसरे के कैरेक्टर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना, ठीक है। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, जो सिनगैमी मतलब उसी के जैसा, मतलब मेल का ही गैमेट से क्या होगा, जब मिलन होगा तब तो उसके द्वारा क्या है, उसके अंदर जीन का ट्रांसफर होता है। तो कहता है कि लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन युग्मक संलयन या समयुग्मन के द्वारा होता है। या तो संलयित हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, और नहीं तो एक दूसरे क्रश कर क्या करेंगे, लैंगिक जनन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसके अंदर होगा भाई, इसके एग्जाम्पल होंगे आपके अमीबा, पैरामीशियम और जुगलिना, इसे क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो याद क्या रखना है कि लैंगिक जनन जो आपके प्रोटोजोआ के अंदर होता है, अमीबा के अंदर, तो आपके किसके माध्यम से होता है, आपके कंजुगेशन के माध्यम से और सिनगैमी के माध्यम से होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एनिमल फाइलम की जब चर्चाएं की जाएंगे तो आपको बता दें कि हमारे आसपास जो है लगभग 30 से 40 डिफरेंट प्रकार के एनिमल के फाइलम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि अलग अलग सोर्स के आधार पर उनका यूज किया जाता है, वो अलग अलग सोर्स पर निर्भर होते हैं। लेकिन
इनके अंदर की जो बातें की जाएगी तो मुख्य रूप से 9 वो इनका मेजर ग्रुप होता है। सबसे पहला कोई फाइलम होता है, उस फाइलम को आपको हम बता दें, तो फाइलम होता है आपका पोरीफेरा, जिसके अंदर के एग्जाम्पल क्या है इसके, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज किस फाइलम आता है, तो पोरीफेरा, याद करते चलना है। सिनरेडिया, इसके फाइलम कौन कौन होते हैं, जेलीफिश और कोरल क्या होते हैं, किसके एग्जाम्पल होंगे। तो पहला आपका फाइलम का पोरीफेरा, दूसरा सिनरेडिया, ठीक है। तीसरा आपका क्या, प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस की जब बातें आएंगी तो प्लेटीहेलमिन्थस एग्जाम्पल क्या, फ्लैट वर्म आता है, इससे क्या, इससे एग्जाम्पल। चौथा आता है निमेटोडा फाइलम, इसके एग्जाम्पल कौन है, राउंड वर्म हो जाएंगे। पांचवा आपका क्या आता है, एनेलिडा। एनेलिडा के जो आपके इसके अंदर क्या, इसके अंदर का एग्जाम्पल क्या, सेगमेंटेड वर्म, मतलब कि वैसा वर्म जिसके अंदर क्या हो, छोटा छोटा सेगमेंट हो, तो सेगमेंटेड वर्म किसे ना, एनेलिडा के अंदर आते हैं। मोलस्का की जब चर्चा की जाती है तो मोलस्का फाइलम के अंदर कौन कौन चीज है, जिसके अंदर क्या हो, सी फूड हो या काल्म हो, चाहे ओएस्टर, मतलब कि जब जानते हैं मोलस्क के अंदर क्या होता है, काफी कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ओएस्टर फिश की भी देखते हैं आप, घोंघा भी देखते हैं, उसके अंदर भी होता है। सातवां फाइलम की जब चर्चाएं होती है तो सातवां फाइलम आपका आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंसेक्ट का, ठीक, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े आते हैं। आठवां फाइलम आता है इचाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के एग्जाम्पल कौन कौन से आती है, स्टार फिश हो गया क्या, इकाइनोडर्माटा के एग्जाम्पल। नौवा आता है क्या, कोडाटा। कोडाटा के अंदर की जब बातें की जाएगी तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि हम लोग एनिमल जितने सारे हैं सब किसके अंदर आते हैं, कोडाटा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है संघ पोरीफेरा के बारे में। नाम ही से स्पष्ट इसको स्पंज भी कहते हैं। स्पंज कहते हैं इसको संघ पोरीफेरा को। तो आपको बता दें कि ये स्वच्छ जल में एकल समूह के द्वारा होता है। इनके अंदर क्या होता है, छिद्र होते हैं। वो छिद्र आपका ऑस्टिया ऑस्कुलम के रूप में होता है। जैसे कि आप देखें ये पोरीफेरा संघ का होता है, ये जब भी पाया जाएगा क्या, स्वच्छ जल में पाया जाएगा। इसके बॉडी के ऊपर क्या छोटे छोटे क्या होंगे, छिद्र दिखाई पड़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, ये भाई छिद्र है, तो क्या ये ऑस्टिया है। कुछ ऐसे मुख होंगे जिसके माध्यम से क्या फूड को अपने अंदर क्या करता है, इंजेस्ट करता है, अंदर की ओर डालता है, इंजेक्ट करता है फूड को अपने अंदर। तो इसको क्या कहते हैं, ओसिकुलम। ओसिकुलम के मदद से क्या करता है, ये भोज्य पदार्थ को अपने अंदर की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या पोरीफेरा के बारे में। इसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो सभी स्पंज जलीय, अधिकांश समुद्री, बहुत कम स्वच्छ जलीय या एकल समूह में होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये स्पंज क्या होते हैं कि अधिकांश समुद्र में होते हैं या जलीय में होते हैं, चाहे कम स्वच्छ वाले जल के अंदर क्या होते हैं कि एकल समूह में होते हैं। जैसे कि स्पंज की बात करते हैं, स्पंज या तो अधिकांश समुद्र में रहेगा, नहीं तो जल में रहेगा, और नहीं तो जहाँ थोड़ा बड़ा गंदा पानी है, पूरा साफ पानी नहीं है, गंदा है, उसके अंदर स्पंज रहेगा। अब बात आती है तो इनका शरीर कैसा होता है भाई, इनका सिर्फ शरीर के ऊपर अभी आपको दिखाया हमने, इनके शरीर पर क्या होता है, इनके शरीर बहुत सारे छोटा छोटा क्या है, ये छिद्र दिखाई पड़ा है, छोटा छोटा छिद्र होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं, पोरस होता है। ये छिद्र कितना होते हैं, दो होते हैं, कौन, एक ऑस्टिया, एक ऑसिकुलम। ये ऑस्टिया क्या करते हैं कि इसके भोजन को के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो गैसों की मात्रा है, तो गैस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। लेकिन ऑसिकुलम की जब बात आती है तो ऑसिकुलम क्या करता है कि फूड को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, अपने अंदर लेता है और डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है स्पंज के बारे के शरीर के मध्य जो भाग होता है, इस मध्य भाग को स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहते हैं। जो आपको स्पंज जो दिखाई पड़ रहा है, इस स्पंज के जो शरीर का ये जो मिडिल पोर्शन होता है, इसको पैरागुहा या इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्पंज गुहा कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक गुहा या इसको स्पंज गुहा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको स्पंजिला यहाँ दिखाई दिया है यहाँ पर, तो यहाँ इसके मिडिल पोर्शन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम क्या, पैरागैस्ट्रिक गुहा या स्पंज गुहा कहेंगे। तो यही बताया गया है कि स्पंजों के शरीर की मध्य शरीर गुहा क्या कहलाती है, स्पंज गुहा कहलाती है या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहलाती है। ये स्पंज गुहा पैरागैस्ट्रिक गुहा किसी के अंदर पाया जाएगा, स्पंज के अंदर पाया जाएगा, साइकन के अंदर पाया जाएगा, लिकोसिलिनिया के अंदर पाया जाता है क्या, स्पंज गुहा। अब स्पंज गुहा के अंदर क्या, स्पंज के अंदर क्या क्या होता है, तो स्पंज का कंकाल सिलिका युक्त, कांटों या प्रोटीन युक्त स्पंजिन तंतुओं
दोनों से मिलकर बना होता है। मतलब कि जब स्पंज की बातें होती है तो स्पंज का जो शरीर होता है इसके ऊपर आपको बताया गया कि बहुत सारे क्या सिलिया निकली होगी या प्रोटीन होगा। वो प्रोटीन क्या होगा, स्पंजिन तंतु के मिलने से क्या होगा, बना होगा। ठीक है, अब स्पंज की जब बातें आती है तो स्पंज में जब जनन की बातें आएंगी तो उसके अंदर जो जनन जो होता है 2 आदमी भी मिलकर कर सकता है, अकेले भी कर सकता है। मतलब कि अकेले करेगा तो लैंगिक जनन भी होगा और उसके मेल पार्टनर के साथ मिलकर नए संतान को उत्पन्न करेगा तो लैंगिक जनन भी होगा। मतलब कि स्पंज के अंदर क्या होता है कि स्पंज की जब बात करेंगे हम तो स्पंज के अंदर लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के क्या होते हैं, जनन की प्रक्रियाएं होती रहती है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर को आप ध्यान दीजिए तो पहला ये फिगर है, इस फिगर को नीट में भी पूछा जा चुका है, आपके डी फार्म जो है डी फार्म के एंट्रेंस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये पहला फिगर याद करना है किस चीज़ का है, तो पहला फिगर आपका ये साइकोन का फिगर है। ये जो आप देख रहे हैं स्पंज के रूप में दिखाई पड़ लगता है, कटोरा के अंदर क्या, कटोरा के ऊपर स्पंज है जो का यू स्पंजिया कहते हैं। तो सेकंड फिगर किसका है भाई आपका, ये फिगर आपका यू स्पंजिया का है। और अंतिम जो फिगर आप देख रहे हैं लगता है कि एक मांस का जो मांसल पार्ट खाते हैं, लेग पीस खाते हैं, आप लोग खाए भी होइएगा। तो लेग पीस के ऊपर मानते हैं कि बहुत सारे जब मांस का लोथड़ा निकल आता है तो उस टाइप का स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ा है इसको कहते हैं क्या, स्पंजिला। ये आपका सी क्या है, स्पंजिला है। तो डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन आता है बाबू। इस फिगर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पहला आपका साइकोन है, दूसरा का यू स्पंजिया है, तीसरा क्या है आपका स्पंजिला है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि स्पंजों का लक्षण होता है। तो अभी आपको बताया भाई ये स्पंज तो जलीय होते ही है, स्थलीय भी होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ऐसी बात कोई तो नहीं है। ये स्पंज आपका स्थल पर भी नहीं पाए जाएंगे, यही बात नहीं है। ठीक है, जल के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन कैसा जल, स्वच्छ जल कि आपका गंदा जल। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन कहता है कि छिद्रयुक्त शरीर होता है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ स्पंज के जो कैरेक्टर की बात आती है, ये जो आपका जलीय और स्थलीय और संग संग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है, जबकि छिद्रयुक्त शरीर जो क्या होता है उसका इंटरनल फैक्टर, मतलब कि स्पंज का लक्षण हो जाता है। तो इसी स्पंज का लक्षण क्या होता है कि उसका शरीर कैसा होता है, छिद्रयुक्त शरीर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है कि पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। तो पोरीफेरा में जब भी कंकाल का निर्माण जो होगा तो पोरीफेरा में जो कंकाल का निर्माण होता है, स्क्लेरोब्लास्ट जो होता है, छोटे जो स्क्लेरोब्लास्ट स्केल निकले होते हैं, उसी स्क्लेरोब्लास्ट से क्या होता है कि पोरीफेरा के अंदर कंकाल का फॉर्मेशन होता है। यही क्या होता है, यही डेवलप हो जाती है और डेवलप होकर क्या करती है कि कंकाल का रूप धारण कर लेती है, कि आपका स्कल का रूप धारण कर लेती है। तो अमीबाणु भाई, ये अमीबाणु तो होता नहीं है, ठीक है, ये संचाराणु, ठीक है, आर्कियोसाइट को इसके अंदर भी नहीं होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, स्क्लेरोब्लास्ट के अंदर। तो ऑप्शन सी का आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, पोरीफेरा में कंकाल निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है। तो अभी आपको बताया गया कि हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर के पार्ट से एक छोटा सा बर्ड निकलता है, वहीं बर्ड क्या करता है, जमीन पर गिरता है और वहीं बर्ड्स क्या होता है कि नए प्लांट्स के रूप में, नए हाइड्रा के रूप में क्या होता है कि वो बाहर की ओर निकल आता है। तो आपने देखा कि न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ, जो संतति हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ वो पेरेंटल हाइड्रा के बॉडी के पार्ट से ही हो रहा है। मतलब ये कैसा है, एक ही कोशिका इसमें भाग ले रही है। मतलब कि कौन सा लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में एक ही कोशिका क्या करती है, अपने ही जैसे किसी नए कोशिका का निर्माण करती है, नए संतति कोशिका का निर्माण करती है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला कहता है कि अनिषेक जनन, नहीं भाई, ऊटी भवन नहीं, यह नहीं, बहुगुणता ये भी नहीं, अलैंगिक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि जो बच्चे डी फार्म एंट्रेंस की एग्जाम की जो तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें, डी फार्म की पढ़ाई कर सके, वैसे बच्चों के लिए एक सुनहरा ऑफर आया हुआ है, उदित फार्मेसी। उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये उन बच्चों को सुनहरा मौका देता है जो क्या डी फार्म की तैयारी करते हैं। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, उदित फार्मेसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर क्या कर सकते हैं कि डी फार्म की तैयारी कर सकते हैं।
मैं और मिथिलेश सर दोनों आदमी मिलकर या इस ऐप पर क्या करते हैं कि बायो के कठिन से कठिन शब्दों को आसान भाषा में कर समझाते हैं, ताकि बायोलॉजी आपका क्या हो जाए, बायोलॉजी में आप इंटरेस्ट लेने लगे और बायोलॉजी के एक एक बातों को आप समझ सकें। तो जो बच्चे बी फार्म की तैयारी करना चाहते हैं वो उदित फार्मेसी ऑनलाइन ऐप पर जाएं और बायोलॉजी को सही तरीके से पढ़ें और अपने सिलेक्शन को एक नई मुकाम दें। हम यही कहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।